आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गाजियाबाद में ज्वेलर की दुकान पर लूट की कोशिश विफल। दुकान में मौजूद लोगों की बहादुरी से बदमाशों के छूटे पसीने, फायरिंग करते हुए भागे। महिलाओं से छेड़खानी और अपराध करने वालों की अब खैर नहीं। ऐसे लोगों के चौराहे पर लगेंगे पोस्टर, होर्डिंग। बीट इंचार्ज से लेकर सीओ तक होंगे जिम्मेदार। विकास भवन में तैनात महिला अधिकारी ने सीनियर पर लगाया मानसिक उत्पीड़न का आरोप। विभाग में मचा हड़कंप, अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने एक बार फिर उठाया तिमाही फीस माफी का मुद्दा। सरकार से स्कूलों को जल्द नहीं खोलने की गुजारिश। गाजियाबाद के विजयनगर थाने के भीतर हुई दुकानदार की मौत बनी पुलिस के लिए गले की हड्डी। मृतक के बेटे ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप। वाराणसी की बेटी शिवांगी सिंह बनी फाइटर जेट राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट, परिवार में खुशी। गाजियाबाद में ज्वेलर्स की दुकान में मौजूद लोगों की बहादुरी के चलते लूट की घटना होने से बच गई। स्कूटी और बाइक से हेलमेट पहनकर पहुंचते ही 6 बदमाशों ने तमंचा और पिस्तौल निकाल ली, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने लाठी और सरियों से उन पर धावा बोल दिया। अपने को घिरा हुआ देखकर बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में ज्वेलर्स की एक दुकान में मौजूद लोगों की बहादुरी के कारण लूट की घटना होने से बच गई। गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे 6 बदमाश 2 स्कूटी और एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर राजनगर एक्सटेंशन स्थित अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी के गेट के पास स्थित संत ज्वेलर्स के यहां पहुंचे। दुकान में घुसते ही बदमाशों ने तमंचा और पिस्तौल निकाल ली। उस समय दुकान में 2 महिला और 4 पुरुष थे। ये सभी ज्वेलर्स के परिवार से हैं। जैसे ही बदमाशों ने तमंचा और पिस्तौल तानी, दुकान में मौजूद लोगों ने लाठी और सरियों से उन पर टूट पड़े। अपने को घिरा देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। संयोग से गोली दुकान की छत पर लगी। शोर देखकर बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए। 3 लोग यहाँ बैठे थे, 4 लड़के तेजी से भागते हुए यहाँ आए। करीब 2 बजे की ये घटना है। जैसे ही वो हमें डाउट हुआ, हमने गेट पे हाथ लगाया, शीशे के गेट पे। वो एकदम उन्होंने क्या, गेट खोलो गेट खोलो। हमने गेट नहीं खोला। उन्होंने एक कट्टा सा निकाला और यूं का गोली मारेंगे नहीं तो गेट खोलो। मैंने क्या, गेट नहीं खोलेंगे। हम पे एक लोहे का सरिया रखा था बहुत मोटा, हमने वो सरिया निकाला। मैं लड़के से बोला, मैंने क्या शीशा फोड़ दे, लेकिन गेट नहीं खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमने गेट नहीं खोला। वैसे ही जैसे आधा गेट खोला, हमने धक्का दिया, वो एक जना गिर गया। जैसे ही वो गिरा तो हमने पकड़ने के लिए उसका पैर पकड़ा, उन्होंने हाथापाई करी और कट्टे निकाले। फिर चारों ने जो है सामने से जाके खुलेआम 7-8 फायर करे लगातार। फिर हम नीचे सिर करके नीचे बैठ गए। सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे और दुकान में मौजूद लोगों से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने दुकान और उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दुकान में मौजूद लोगों की बहादुरी से बदमाश अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। कि सोने चांदी का व्यापार करना जान जोखिम का हो गया है। हम शस्त्र लाइसेंस हमारे पास शस्त्र होते नहीं है, बदमाश हथियारबंद होते हैं और हमारे विरोध करने पे वो हमारी हत्या भी करते हैं। और भली बातें आप परिचित भी होंगे कि कई हत्या हुई है, रोज लूट हो रही है। गुड़गांव में, बेगूसराय में, मेरठ में मार दिया गया। सही बात में कई हुई है। मेरे पास में लगभग 48 लूटों की वारदात का चिट्ठा लिखा हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस का खौफ बदमाशों में होना चाहिए। ज्वेलरी की यह दुकान मेरठ के रहने वाले सर्राफा संत कुमार सोनी की है। सूचना मिलने पर वे भी मौके पर पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। जिस तरह दंगाइयों के पोस्टर चौराहों पर लगे थे, अब उसी तरह महिला और बच्चियों के साथ अपराध करने वालों के पोस्टर चौराहों पर लगेंगे। योगी सरकार ने गुरुवार को पुलिस को ये निर्देश दिए। अब जहां भी महिला और बच्चियों के साथ छेड़खानी या दुराचार की घटना होगी, वहां के चौकी और थाना प्रभारी के साथ सीओ की भी जिम्मेदारी होगी। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में उपद्रव हुए थे। उत्तर प्रदेश में भी उपद्रव हुए थे। सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। इस दौरान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐसा फैसला लिया जो पूरे देश के लिए नजीर बन गया। योगी सरकार ने दंगों में शामिल लोगों के पोस्टर चौराहों पर लगाकर उन्हीं से नुकसान की भरपाई करवाई। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला अपराधों को लेकर ऐसा ही फैसला लिया है। प्रदेश में महिलाओं से छेड़छाड़ और अपराध करने वालों के पोस्टर अब चौराहे पर लगाए जाएंगे।
महिलाओं और बच्चियों के साथ किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने वालों का समाज में तिरस्कार हो, इसके लिए चौराहे चौराहे पर इनके पोस्टर और बैनर लगाए जाएंगे। साथ ही कहीं भी महिलाओं के साथ अगर कोई आपराधिक घटना हुई तो उससे संबंधित बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और सीओ को जिम्मेदार माना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि महिलाओं से किसी भी तरह का अपराध करने वाले अपराधियों को महिला पुलिसकर्मियों से ही दंडित कराया जाए। ऐसे अपराधियों और दुराचारियों के मददगारों के नाम भी उजागर करने होंगे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को ऐसे लोगों के नाम उजागर करने और इनके पोस्टर चौराहे चौराहे पर लगाने के निर्देश दिए। सरकार का दावा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए एंटी रोमियो स्क्वाड ने बेहतरीन काम किया है। स्क्वाड ने मनचलों और महिलाओं के साथ अपराध करने वालों की कमर तोड़ दी। इसी तर्ज पर अब हर जनपद की पुलिस को काम करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। विजयनगर थाने के भीतर एक दुकानदार की मौत को लेकर पुलिस कटघरे में है। आखिर दुकानदार शमशेर की मौत कैसे हुई? क्या लॉकअप में वह आत्महत्या कर सकता है? पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वहीं दुकानदार के बेटे ने पुलिस पर अपने पिता की हत्या का आरोप लगाया है। बुधवार शाम को विजयनगर पुलिस की कस्टडी में दुकानदार की मौत का मामला पुलिस के लिए गले की हड्डी बन गया है। मृतक दुकानदार के बेटे ने विजयनगर थाना पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दुकानदार के बेटे का कहना है कि उसके पिता ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि पुलिस ने उन्हें पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। फ़ोन करा था जी हमारे पास, तो ये आपके पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं हम। तो हॉस्पिटल में हमें ले जाने की जगह सीधे वहाँ ले घंटाघर कोतवाली में आपको जी हमने खूब कहा उनसे कि हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ना ले गए। तो तुम्हारे कोतवाली में ले गए। फादर तुम्हारे साथ थे ना, पुलिस वाले ले गए थे उन्हें? पुलिस वाले ले गए, खाली हमसे कह के ले गए कि पुलिस स्टेशन वहाँ जा रहे हैं, हॉस्पिटल ना ले गए, सीधे वहाँ ले गए हमें कोतवाली में। प्रशासनिक अधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में मृतक के बेटे ने कहा कि बुधवार दोपहर को उसकी मां और उसके पिता के बीच शराब पीने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसकी अम्मी ने कंट्रोल रूम को झगड़े की सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस उसके पिता को थाने ले गई, जहां पुलिस और उसके पिता के बीच मारपीट भी हुई थी। तो उससे बंद करने को बोल के गए थे मेरे पापा, तो उन्होंने बंद नहीं करी। तो मेरे पापा ने आकर उसको थोड़ा सा मारा, डांटा। तो मेरी मम्मी ने थोड़ा उनको कंट्रोल में करने के लिए उसको फ़ोन कर दिया 112 पे। जी। तो 112 वाले पहले आए थे, पहले आके वो चले गए वापसी। हमें मालूम नहीं कि उनकी क्या बात हुई क्या नहीं। फिर दोबारा में आके लेके गए, ठीक ठाक गए थे मेरे पापा। आधे एक घंटे मेरी मम्मा भी स्टेशन में बैठ के आई थी, पुलिस स्टेशन में, जब भी ठीक थे। फिर उसके बाद पता ना क्या हुआ, मैं मालूम नहीं है उसके बाद कुछ। दुकानदार शमशेर की मौत के बाद गुरुवार को जब उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए पहुंची तो बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए। किसी भी अनहोनी घटना को रोकने के लिए भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई थी। वहीं पुलिस का कहना है कि पहली नज़र में तो यह मामला आत्महत्या का दिखाई दे रहा है, लेकिन इस मामले की जांच की जा रही है। अगर किसी भी पुलिसकर्मी को दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट में मौत की असली वजह का पता लग सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। विकास भवन के एक कार्यालय में तैनात महिला अधिकारी ने अपने ही विभाग के सीनियर अधिकारी पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला ने 2 महीने पहले अपनी शिकायत आला अधिकारियों को दी थी, लेकिन एक जांच कमेटी गठित कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जब मामला मीडिया तक पहुंचा तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अब अधिकारी इस मामले में जल्द कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जिला मुख्य विकास भवन में स्थित एक विभाग में तैनात एक महिला अधिकारी ने अपने ही विभाग के सीनियर अधिकारी पर मानसिक उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया है। हालांकि 2 महीने पहले ही पीड़िता ने अपनी शिकायत आला अधिकारियों को सौंपी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जब मामला मीडिया तक पहुंचा तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पीड़िता का कहना है कि पिछले 2 साल से उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। कोविड-19 में ड्यूटी के दौरान भी उन्हें तरह तरह से परेशान किया गया। लास्ट 2 ईयर से हरासमेंट मेरा किया जा रहा है, मानसिक रूप पे, आर्थिक रूप से, हर तरीके से, जिस तरह से वो कर पा रहे हैं। मैं कंप्लेन करती हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती। मैंने कंप्लेन दी, उसकी जांच 2 महीने हो गए, उसके उपरांत भी कभी कहते हैं आप लेट आते हो। पूरा देश
जहाँ कोविड-19 से सर लड़ रहा है, मैं यहाँ इतनी दूर से आती हूँ, उसके बाद रोज़ उसमें जो है अटेंडेंस पे मेरे क्रॉस लगा देते हैं। अब सर ये तो सर देखिए वजह साहब बताएंगे, लेकिन मैं एक महिला हूँ तो मेरे को सिक्स सेंस है सर, हर महिला को होता है, लेकिन जो मैं सोच रही हूँ वो आप सब समझ रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि जब उसने इस मामले की शिकायत आला अधिकारियों से की तो उसका 2 माह का वेतन तक रोक लिया गया। उनके काम में लापरवाही बताई गई, जबकि कुछ दिन पहले ही उन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रमाण पत्र दिया गया था। उन्होंने कहा कि विभाग में अन्य महिलाएं भी हैं, लेकिन उनसे इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाता, लेकिन उन्हें बदनीयती से देर शाम तक रुकने के लिए बोला जाता है। विरोध करने पर तबादला करने तक की धमकी दी जा रही है। 2 महीने पहले शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिला ने आरोप लगाया है कि इस उत्पीड़न की वजह से वो बेहद डिप्रेशन के दौर से गुजर रही है। 8-8, 10-10 दिन लोगों को साइन है, पूरे माह की सर सैलरी है। मेरे साथ क्यों? मैंने क्या कोई गुनाह किया है सर? मैं आ रही हूँ, लेट आऊँ, जल्दी आऊँ। कोविड में तो सर हर तरीके की सबको छूट दी गई है। आपकी इस दौरान उनसे वार्ता हुई? उन्होंने मैंने दिया है, उन्होंने मेरा लगातार सर देखिए 2 दिन पहले साहब वो उनके अकॉर्डिंग करो काम, कुछ तो खुश हो जाते हैं, मेरा इंक्रीमेंट लगा दिया। 2 दिन बाद नाराज़ हो गए। एक मीटिंग थी, मीटिंग में मुझे समय उपस्थित होना था। मैंने एक दिन पहले पेपर बना दिए। बनाने के बाद साहब मैं घर से निकली। घर से निकलने के बाद हर वुमेन्स को समस्या होती है पीरियड्स की। मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रहा है मीडिया के सामने कि हर वुमेन्स को जो है ये प्रॉब्लम है। हर किसी के घर में माँ है, बहन है, बेटी है, सबको ये अंडरस्टूड की बात है। जब मैंने बोला साहब मैं आ रही हूँ, पब्लिकली ट्रांसपोर्ट पे हूँ, बता रही हूँ, उसके बाद आने के बाद इन्होंने मेरा स्पष्टीकरण किया। मुझसे जवाब में मैंने लिखा कि साहब जो समस्या थी मैं लिखना नहीं चाह रही थी, पर मुझे लिखना पड़ा। तो लिखते हैं आपको देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता। साहब कैसे प्रतीत कराऊं मैं, मुझे आप बताइए कैसे प्रतीत। इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, लेकिन 2 महीने से इस कमेटी की जाँच कहाँ तक पहुँची, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। मामला उजागर होने के बाद जल्द ही कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन एक महिला के साथ इस तरह के उत्पीड़न होने की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई के नाम पर सीडीओ ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। यमुना एक्सप्रेस वे पर कारोबारी से कार और मोबाइल लूटकर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। रबुपुरा के पास हुई मुठभेड़ में 5 बदमाश पकड़े गए। बदमाशों के पास से हथियार और लूटी गई कार बरामद की गई। गौतम बुद्ध नगर में एक सप्ताह के भीतर यह 5वां एनकाउंटर है। गौतम बुद्ध नगर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ का सिलसिला जारी है। रब्बूपुर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से लूटी गई कार, मोबाइल फोन और हथियार बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर एक व्यापारी से कार लूटकर बदमाश भाग रहे थे, तभी पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज रबपुरा थाने पर 5 अभियुक्त लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं, जिनकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। ये लोग हाईवे पर सूरजपुर थाना अंतर्गत, बीटा 2 थाना अंतर्गत इनका कार्यक्षेत्र था। ये यहाँ पे लूटपाट करते थे। पूर्व में भी इन्होंने बीटा 2 थाने से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लूटी थी। इस गाड़ी के द्वारा ही ये लोग रास्ते में तमंचा दिखा करके एक्सप्रेसवे पर लोगों को रोककर उनसे मोबाइल, उनके पैसे लूट लिया करते थे। बताया जाता है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर फलैदा कट के पास बदमाशों ने व्यापारी संदीप शर्मा और उनके ड्राइवर से कार और मोबाइल लूट लिए थे। सूचना पर पुलिस ने बदमाशों को घेरा तो बदमाश धान के एक खेत में चले गए। वहां दोनों ओर से गोलियां चली, जिसमें 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए। 5 मोबाइल लूट के बरामद हुए हैं। 2 तमंचा, कारतूस, चाकू बरामद हुआ है। हाल ही में इन्होंने थाना रबपुरा अंतर्गत एक ड्राइवर से इन्होंने 2 मोबाइल लूटे थे। सभी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। गौतम बुद्ध नगर में पिछले कुछ दिनों से अपराध तो बढ़े, लेकिन पुलिस की बदमाशों से एनकाउंटर भी खूब हुए। पिछले 1 सप्ताह के दौरान ऐसे करीब 6 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज।
वाराणसी की बेटी शिवांगी सिंह फाइटर जेट राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट होंगी। फ्रांस से अभी हाल ही में 5 राफेल फाइटर जेट भारत आए हैं। इन्हें उड़ाने के लिए पायलटों की जो टीम बनाई गई है उसमें शिवांगी सिंह भी शामिल हैं। चीन सीमा पर निगरानी के लिए राफेल की तैनाती की जा रही है। जल्द ही शिवांगी को राफेल उड़ाते हुए देखा जाएगा। भारतीय वायुसेना की नई ताकत यानी राफेल फाइटर विमान को उड़ाने के लिए पहली महिला पायलट बनी वाराणसी की फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह को फाइटर विमान राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पर शामिल किया गया। शिवांगी की पोस्टिंग इस समय राजस्थान में है। वाराणसी के फुलवरिया में शिवांगी का घर है। शिवांगी की इस सफलता पर परिवार में खुशी का माहौल है। माता पिता को बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। मां सीमा सिंह को अपनी बेटी पर गर्व है। बेटी ने परिवार और वाराणसी का मान सम्मान बढ़ाया है। शिवांगी बचपन से ही पढ़ने में होनहार थी। शुरुआती स्कूलिंग के बाद उच्च शिक्षा के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पढ़ने गई। 1 महीने के तकनीकी प्रशिक्षण में क्वालिफाई करने के बाद अब वह राफेल की टीम का हिस्सा बन गई है। शिवांगी के पिता कुमारेश्वर सिंह का कहना है कि अब वह देश की बेटी बन गई है। बेटी देश का नाम रोशन करेगी। बीएचयू में ही वह नेशनल कैडेट कोर्प्स की यूपी एयर स्क्वाड्रन की हिस्सा थी। बीएचयू से 2013 से 2015 तक एनसीसी कैडेट रही। साथ ही सनबीम भगवानपुर से बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिवांगी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में 2013 में उत्तर प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। उन्होंने 2016 में प्रशिक्षण के लिए वायुसेना एकेडमी ज्वाइन की थी। पिछले 16 दिसंबर 2017 को ही हैदराबाद स्थित एयरफोर्स एकेडमी में उन्हें फाइटर प्लेट का तमगा मिला था। हैदराबाद में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शिवांगी इस समय मिग 21 की फाइटर पायलट है। शिवांगी के पिता का कहना है कि एक दिन पहले ही बेटी से बात हुई तो जानकारी मिली। बेटी पर हम सभी को नाज है। वह अन्य बेटियों के लिए एक नजीर बनेगी। इसे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब बस बिटिया को राफेल उड़ाते देखने का सपना है, वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने एक बार फिर सरकार से तिमाही फीस माफी, ऑनलाइन क्लास के अनुसार फीस निर्धारण की मांग रखी है। एसोसिएशन ने केंद्र व प्रदेश सरकार से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण काल में स्कूल खोलने की जल्दबाजी न करें, जिससे बच्चों को नुकसान न हो। पदाधिकारियों ने कहा है कि अपनी आवाज उठाने के लिए आंदोलन कर रहे अभिभावकों को प्रशासन के अधिकारियों ने जबरदस्ती उठाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने एक बार फिर लॉकडाउन अवधि की तिमाही फीस माफी की मांग उठाई है। प्रेस वार्ता में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने के लिए आंदोलन कर रहे अभिभावकों को अचानक 9 दिन बाद कोरोना का हवाला देकर उठा दिया। एक बार तो कहते कि बहनों आप लोग उठ जाओ, आपकी आवाज हम लखनऊ में उठाएंगे। सारी जनता जानती है कि आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। लखनऊ में कोई सुनने वाला नहीं है आपकी। लेकिन क्या आप इंसानियत भूल गए? क्या आप आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या आपको वोट नहीं चाहिए? या महिलाओं की वोट के बगैर आपकी सरकार बन जाएगी? अभिभावकों ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान हजारों लोगों का रोजगार छिन गया, लेकिन सरकार को उनकी नहीं पड़ी है। सरकार सिर्फ निजी स्कूलों के हितों के बारे में सोच रही है, जबकि अभिभावक मारे मारे फिर रहे हैं। स्कूल स्टाफ की सैलरी देने का बहाना कर फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन स्कूल अपने रिजर्व फंड का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? आप देखिए कि इस टाइम कोरोना में अगर किसी की डेथ हो जाती है और वो शमशान घाट पर जा रहा है, तो शमशान घाट पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो भी रियायत दे रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो चलो सस्ते में लकड़ी ले लो, सस्ते में ये सब ले लो, सस्ते में कर देंगे। लेकिन ये स्कूल मालिक, जिनको स्कूल कहते हुए अब दर्द हो रहा है अंदर से, ये जरा सी भी रियायत किसी को देने को तैयार नहीं। अभिभावकों ने इस दौरान केंद्र व प्रदेश सरकार से तिमाही फीस माफी की मांग के साथ ऑनलाइन फीस निर्धारण, आर्थिक संकट से जूझ रहे अभिभावकों के बच्चों की ऑनलाइन क्लास बंद न कराने,
बोर्ड परीक्षाओं का रजिस्ट्रेशन न रोके जाने की मांग व बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करने व स्कूलों को जल्दबाजी में न खोलने की अपील भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। नोएडा के सेक्टर 59 में दवा बनाने की एक फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियों को करीब 3 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि आग में किसी की जान नहीं गई, लेकिन करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आग के चलते आसपास के इलाकों में भी अफरा तफरी मची रही। नोएडा के थाना सेक्टर 58 क्षेत्र के सेक्टर 59 स्थित दवा बनाने की एक फैक्ट्री में बुधवार शाम को भयंकर आग लग गई। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 17 गाड़ियां लगी हुई थी। कंपनी में 102 कर्मचारी कार्य कर रहे थे, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। मुख्य दमकल अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि थाना सेक्टर 58 के C26 में जुबिलिएंट लाइफ साइंस लिमिटेड नामक दवा बनाने की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में बुधवार को शाम 6 बजे भयंकर आग लग गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर दमकल विभाग की 17 गाड़ियां भेजी गई। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान कंपनी में कार्य कर रहे 102 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। कंपनी में केमिकल का प्रयोग होता है, जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को काफ़ी परेशानी आई, लेकिन फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बहादुरी और सूझबूझ दिखाते हुए आग पर काबू पाया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। दवा बनाने की फैक्ट्री में लगी आग के चलते सेक्टर 59 के औद्योगिक एरिया में हड़कंप मच गया। आसपास की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गुरुवार को जिला मुख्यालय में कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। आजाद समाज पार्टी ने निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वह आज तक पूरी नहीं हो सकी है। वहीं श्रमिक विकास संगठन ने किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति से इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर न करने की मांग रखी है। गुरुवार को जिला मुख्यालय पर कई संगठनों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निजीकरण और निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जिस तरह सरकार एक के बाद एक सरकारी क्षेत्रों को निजी कंपनियों के हवाले कर रही है वह ठीक नहीं है। निजी कंपनियां अपनी मनमानी करेंगी, जिससे नुकसान भविष्य में देश की जनता को ही उठाना होगा। सरकार ने हर क्षेत्र में जो निजीकरण की व्यवस्था लागू करके इस देश के आवाम को गुलाम बनाने का जो तरीका अपनाया हुआ है, जो रवैया अपनाया हुआ है, इस रवैये की तानाशाही अब नहीं चलेगी। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि शोषण का शिकार हो रहे वंचित समुदाय के लोगों को राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन इतने सालों के बाद भी निर्धारित आरक्षण को पूरा नहीं किया गया। अगर उसके लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो भी हम करेंगे। उसके लिए हमें अगर चक्का जाम करना पड़ा तो हम इस देश में इस आवाम को जगाने के लिए और उसकी आवाज उठाने के लिए इस देश में चक्का जाम कर देंगे। वहीं श्रमिक विकास संगठन ने भी किसान अध्यादेश के खिलाफ डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि इस बिल पर हस्ताक्षर न करें। इस बिल को दोबारा राज्यसभा में भेजा जाए ताकि वोटिंग हो सके। आरोप है कि बहुमत न होते हुए भी किसानों के खिलाफ इस बिल को पास किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।